कि जवानों की रिटायरमेंट एज बढ़नी चाहिए, 58 होनी चाहिए, ये उनके शब्द थे। तो उन्हीं की बात का आप अपमान कर रहे हैं ऐसी ये योजना लाकर। ट्रेनिंग का समय कम हो गया है, अच्छे बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं, पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि ट्रेनिंग, अच्छे जवान को ट्रेनिंग के लिए 6 महीने काफी नहीं, और वक्त चाहिए ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग में भी कमी आ रही है। कभी तो लगते हैं अगर वो वायु सेवा में जाए, नौसेना में जाए, तो 5-7 साल लग जाते हैं। तो वो भी कमियां आ रही हैं। रोजगार आप तैयार कर रहे हैं, तो बस यहां पर खामियां ही खामियां हैं। मैं कुछ बिंदु आपके सामने पेश करना चाह रहा था। माहौल इस मुल्क का एक तरह से खराब हो चुका है। जब योजनाएं बन रही हैं, नीति हो रही हैं, लेकिन हड़बड़ी में, ज़बरदस्ती, जबरन, कृषि बिल भी इसी तरह लाया गया था। जब वॉइस वोट में राज्यसभा में इसको पास किया था, बिना बहस के, बिना किसी विचार विमर्श के, वाद विवाद के, और इसी तरह ये लाया जा रहा है। ये विश्वासघात है, ये बेइंसाफी है, ये बेईमानी है। मैं इतना भी कहूँगा कि मुल्क के हालात हर तरह से, हर दृष्टिकोण से खराब है। और आप जानते हैं, इसमें मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं कहना चाहता, लेकिन कहना ये भी ज़रूरी है कि एक तरफ तो आप मंदी है, मुफलिसी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, आर्थिक स्थिति हमारी नष्ट हो चुकी है, सरकार रोज़गार पे तवज्जो नहीं दे रही, वैसे इंडस्ट्रीज़, उद्योग नहीं खड़ी कर रही जो लेबर इंटेंसिव हैं, तो वो जानती ही नहीं, वो नीति बनाना जानती ही नहीं। और दूसरी तरफ समाज में तनाव भी है। जो एजेंसियां हैं, जो इदारे हैं, उनको आपने एक हथियार के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है। एक तरफ जो 124A है, जो UAPA है, NSA है, उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है। विपक्ष को तो आप कुछ समझते ही नहीं। निजता का हनन हो रहा है। IT लॉज में भी तब्दीलियां हो रही हैं बिना विचार विमर्श के। तो एक पैटर्न आपको दिख रहा है। और जो हमारी जो संघीय जो एक परंपरा है, जो संघात्मक एक व्यवस्था है, जो फेडरलिज्म है, उसका भी हनन हो रहा है। आप रियासतों को तवज्जो नहीं दे रहे, GST कॉम्पनसेशन में या किसी और चीज़ में विवाद है, तनाव है। आप खरीद फरोख्त की राजनीति कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी राजनीति हो रही है, लालच दे रहे हैं, ED का खौफ है सब जगह। तो सब जगह ये ऐसा तनाव फैला हुआ है, और तब ऐसे नीति योजनाएं आप बनाते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा। आपके कुछ बिंदु सामने पेश किए हैं मैंने। मैं अंत में इतना ही कहूँगा, और ये नारा को मैं दोहराऊंगा, ये जो हमारा कांग्रेस का नारा है कि अग्निपथ की बात, युवाओं से विश्वासघात, ये हमारा मुखालिफत का नारा है। ये हमारे विरोध की अभिव्यक्ति है, और यही नारा गूंज रहा है इस वक्त, इसी वक्त 20 शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में, रियासतों में इस वक्त हमारे प्रवक्ता, हमारे बड़े नेता यही बात इस वक्त कह रहे हैं। तो हम इसका विरोध करते रहेंगे, मुखालिफत करते रहेंगे। इसमें प्रदर्शन, हल्ला हंगामा होता रहेगा जब तक ये सरकार इसको वापस नहीं लेती। यही बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और नोटबंदी ने, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस मुल्क के जो आर्थिक स्थिति है उसका सर्वनाश कर दिया, बिल्कुल ख़त्म हो गई। GST आया, वो कितनी बर्बादी लाया, और ऐसी कई बातें। कृषि कानून भी है, उसमें कोई बातचीत नहीं हुई। आपके जो दल थे, करीबी के दल, वो भी छोड़ के आपका साथ चले गए। इतनी नाराज़गी हुई, आपको वो बिल वापस लेना पड़ा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि आप विपक्ष की बात सुनते ही नहीं। जब महामारी आई तो आपने लॉकडाउन कर दिया, महामारी के संबंधित ऐसे फैसले लिए, और यहाँ पर भी जैसे डिफरेंशियल प्राइसिंग भी लिए, जो कहा गया कि रियासतों को आप खुद ही जाइए वैक्सीन खरीदते। बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिनको विपक्ष को इसकी सलाह नहीं ली गई। और ये आपकी आदत है, ये आपकी फितरत है, ये तो ज़र्रे ज़र्रे में है कि आप
हस्तक्षेप करते हैं, उनकी बात सुनते नहीं। आप जानते हैं कि अगर ये बिल जाना चाहिए था स्टैंडिंग कमेटी में, ये जो तब्दीलियां आई हैं फौज में, रिक्रूटमेंट में, स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं गई? कितनी सारे बिल इस संसद में स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गए, सिर्फ 12% गए हैं, और पिछले संसद में सिर्फ 27%। और इसकी मैं तुलना करना चाहता हूं यूपीए सरकार में, जहां पर 60% और 71% बिल 14वीं और 15वीं जो ये हमारी जो सरकार थी यूपीए की, वो स्टैंडिंग कमेटी में गई थी। मतलब बहस हो रही थी, बातचीत हो रही थी, हम चाहते थे कि कोई सलाह करे। ऐसी तो भाई तब्दीलियां होती हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हमारे नौजवान हैं, जो जवान हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे थे, जो मशक्कत कर रहे थे, वो बड़े निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने तो भाई तैयारी की हुई थी, भाई मेडिकल में चले गए थे, उन्हें फिजिकल पास कर लिया था, परीक्षा बाकी थी, लेकिन अब वो क्या करेंगे? क्या करेंगे वो? उनको समझ नहीं आ रहा। और जो नाराज़गी आप देख रहे हैं, ये मुखालिफत देख रहे हैं, ये मोर्चाबंदी जो देख रहे हैं, मैं हिंसा की निंदा करता हूँ, लेकिन खिलाफत तो होगी वो इसलिए क्योंकि ये नाराज़गी है हमारे नौजवानों में, क्योंकि आपने उनके अरमान, उनके सपने सब छीन लिए हैं इस फैसले से। अब आप कह रहे हैं कि आप तब्दीलियां ला रहे हैं, यहाँ पर कुछ आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या कर रहे थे? कुछ और मैं बिंदु पेश करना चाहूंगा कि आपने ऐसा किया है कि इस फैसले से फौज को 2 श्रेणी में बांट दिया है। एक तो वो श्रेणी जो जानती है कि वो परमानेंट है, जिनका मुस्तकबिल महफूज है, उनको ग्रेचुटी मिलेगी, उनको पेंशन मिलेगा, उनको स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं मिलेंगी, बच्चे स्कूल जा पाएंगे, दाल चीनी कैंटीन से मिल पाएंगे सस्ते दामों पे। यही तो सुविधाएं हैं। अगर आप देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपने सरहदों को महफूज रख रहे हैं, तो यही तो आप चाहते हैं कि परमानेंट हो जाए। और दूसरी श्रेणी वो है जिनका भविष्य अनिश्चित है,